नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान है बजट में। धर्मपुर विधानसभा के प्रवास के दौरान कहा भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने। हमीरपुर में सेरी इकाई का गठन नहीं कर पाई कांग्रेस। कांग्रेसी नेताओं का मानना, गठन के बिना मजबूत नहीं होगा संगठन। शहीद सब इंस्पेक्टर धनदेव को दी अंतिम विदाई। धनदेव अमर रहे के नारों से गूंज उठा ताड़ी गांव। मौत का कारण जाने बगैर पार्थिव शरीर को न अपनाने पे अड़े रहे परिजन। और सोलन में 2 व्यक्तियों से तेंदुए की खाले की गई बरामद। पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में हर वर्ग के उत्थान की वचनबद्धता को दर्शाया है। ये बात प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता एवं भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर विधानसभा के प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान कही। धर्मपुर विधानसभा के प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने कहा कि मात्र 2.5 वर्ष के कार्यकाल में अपनी कार्यपद्धति एवं श्रेष्ठ नीतियों के कारण देश के 125 करोड़ लोगों के मन में केंद्र की मोदी सरकार ने विश्वास जगाया है। उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने इस बार का बजट पेश किया है। अत्री ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए व्यवस्था की गई है। बजट में स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र खोलना, पीएम आवास योजना में 23,000 करोड़ का आवंटन, बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का बजट में 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत, IIT और मेडिकल परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनाने का बजट में प्रावधान दिया गया है। मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। जिस तरह का बजट हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया, इस बात को प्रमाणित करता है कि केंद्र सरकार का एक और एकमात्र उद्देश्य इस देश के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक समुदाय का उत्थान है। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये बजट प्रस्तुत किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि जिस गति के साथ इस देश की जनता को अपनी कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से वो उत्साहित कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आने वाले समय में हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान और कल्याण होगा। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधि एवं स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन अभी तक हमीरपुर में कांग्रेस शहरी इकाई का गठन नहीं कर पाई है। हमीरपुर प्रदेश का केंद्र बिंदु है, जहां से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आशा रहती है कि यहां पर कांग्रेस मजबूत हो। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने भी माना है कि शहरी इकाई के गठन के बिना संगठन मजबूत नहीं होगा। कारणों से इकाई को बंद किया गया था, ये नहीं समझाया किसी के भी। और हमारे जो शहरी निकाय के जो प्रधान हैं मनोज शर्मा जी, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और कर रहे हैं और करते भी हैं। और आज तक काफ़ी अच्छा उन्होंने संगठन को चलाया हुआ था। लेकिन उनको हटाने का हमें किसी को भी समझ नहीं आया कि क्यों हटाया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कार्यकर्ता तो बहुत है पार्टी में, बस उनको आगे कैसे लाना है, बस ये है कमी एक छोटी सी। और ये सब ऊपर वालों की जो बनाते और हटाते हैं, वो जवाब दे सकते हैं इसके बारे में। अध्यक्ष जो है ना, उसको अगर वाकफियत नहीं है लोगों की, तो वो आए हमारे पास, मैं उसको आदमी दूंगा कि गठन बनाए शहरी इकाई का। क्योंकि शहरी इकाई इस तरह थोड़ी बनती, शहरी इकाई तो बनती है हर दुकान में जा कर के, हर जगह में जाकर, पूरे शहर में घूम के कि हमारी शहरी इकाई बनी। इसमें किसी किस्म का कोई काम हो तो इकाई जो वो सरकार की बनाई हुई है, वो काम करती है। तो मैं शर्मा जी को राय देता हूँ कि मुझे पता लगा है कि उसको अखबारों वालों ने पूछा तो उसने बोला कि मेरी अध्यक्षता में कोई काम नहीं करना चाहता, मुझे आदमी नहीं मिलती।
तो उसको कहो कि आदमी मेरे पास हैं, हमसे मिले, हम बताएंगे कौन आदमी है काम करने वाले। तो आप नहीं, अगर काम नहीं करें तो नकामी है, अगर काम करना शुरू करें तो काम वाले हैं। प्योर नकामी थोड़ी हम बोलेंगे ना। इसको अगर बना दिया अध्यक्ष ने ना तो वो अपनी काई बना के अध्यक्ष के पास पेश करे। इस तरह थोड़ी कांग्रेस चलेगी, इस तरह थोड़ी चुनाव आने वाले हैं। और शहर की इकाई की जो है इसकी बहुत ही बड़ी पावर होती है। इसके साथ हर दुकानदार चलता है। व्यापारी जो होता है, जो दुकानदार है ना, शहर इकाई का बनाने का मतलब क्या होता है। शहादत के 4 दिन बाद मंडी जिला के गोहर उपमंडल की तूना पंचायत के दाड़ी गांव के शहीद सब इंस्पेक्टर धनदेव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव तिरंगे में लिपटा हुआ पहुंचा। शुक्रवार सुबह एसएसबी के जवानों ने जब सब इंस्पेक्टर धनदेव के पार्थिव शरीर को जैसे ही तूना गांव पहुंचाया तो सड़क मार्ग पर पहुंचे शहीद के परिजनों समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने धनदेव के पार्थिव शरीर को उसकी मौत के कारणों की मांग को लेकर अपनाने से मना कर दिया। परिजनों ने एसएसबी के जवानों से सबसे पहले धनदेव की मौत का कारण बताने की मांग की। मौके पर मौजूद नाचन के विधायक विनोद कुमार ने भी एसएसबी के अधिकारियों से सब इंस्पेक्टर धनदेव की मौत का कारण सार्वजनिक करने की मांग उठाई। शहीद धनदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद धनदेव अमर रहे, शहीद धनदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद धनदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिसके बाद एसडीएम गोहर राघव शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने उग्र परिजनों और ग्रामीणों को शांत किया। जानना चाहते हो, सबसे बड़ी बात यह है, जब परसों शाम डेड बॉडी आ रही थी, मैं आज पूरी पब्लिक के सामने कहना चाहूंगा कि 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक दिल्ली से मनाली बसें जो है, लगभग 10 से 12 बसें जो है दिल्ली मनाली वहां से चलती है। वो सारी की सारी बसों के टाइम आप नोट कर लेना, वो सारी की सारी बसें अपने टाइम से यहाँ पर पहुंची है। कौन सा कारण है कि इनको जब 2 घंटे हो गए थे दिल्ली से चले हुए, वहां से फिर इनको वापिस बुलाया गया, क्या कारण था? ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात का शक, इस बात का संदेह, इस बात से हम सब लोगों को लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी बात जो है वो हम सब से छुपाई जा रही है। मैं विभाग से भी निवेदन करना चाहूंगा और हमने सांसद महोदय से भी बात की है और पूरा गांव इस बात को जानता है कि वो सच्चे और पक्के आदमी थे, झूठ बोलने वाले नहीं थे, वो लड़ने वाले थे, सीमा पे लड़ने वाले थे। लेकिन जो गलत स्टेटमेंट आपके द्वारा वहां से दी जा रही थी और जिस हालत में जो फोटो आप लोगों ने भेजे हैं, मैं कहता हूं जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, अनजान व्यक्ति को भी पूछेंगे कि भाई ये सुसाइड हुआ है, वो भी कहेगा बिल्कुल गलत बात है। और ये जो हमारी पंचायत का धनदेव बीएसएफ में था, ये एसएसबी में था, ये मेरा क्लास फेलो भी है और इसने हिंदुस्तान की देश की सेवा की है। और मैं विभागीय इनके एसएसबी के कमांडेंट से निवेदन करता हूं कि इसकी छानबीन पूरी की जाए। ये जो हमको जो जैसा लाया है, किसने आत्महत्या की है, सरोसर गलत है। यहाँ की पूरी पब्लिक इसके एंटी है और आवाज़ उठाती है कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और जो जिस काम के लिए इनकी टीम जहाँ जा रही थी 8 आदमी की, तो यहाँ की जनता को शक भी है कि उन पर कि कहीं उनका हाथ तो नहीं है इसमें। जिस बाद एसएसबी के कमांडेंट एसआर गुप्ता ने दिल्ली मोबाइल पर बात की। कमांडेंट ने एसडीएम गोहर को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर धनदेव की मौत के कारणों की जांच रिपोर्ट का खुलासा कर दिया जाएगा। जिसके बाद एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने एसएसबी के अधिकारियों से शहीद सब इंस्पेक्टर धनदेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी, जिसमें धनदेव की मौत चिकित्सकों ने हैंड इंजरी होने से हुई बताई है। कमांडेंट एसएसबी 52 बटालियन श्री एसआर गुप्ता जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे एंटीमार्टम हेड इंजरी आई है जवान के मृत्यु का कारण, उसकी जांच अभी एसएसबी द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी चली हुई है, जो कि हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट होगी। और पुलिस की जांच भी जो है आईजी एसएसबी स्वयं उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसको क्लोज करा रहे हैं। इन दोनों के उपरांत ही नियम अनुसार जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी इस केस में, और जो भी एसएसबी के नॉर्म से जवान को शहीद का दर्जा मिलना होता है वो नियम अनुसार इसको दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा और नॉर्म्स के हिसाब से जो है जल्दी से जल्दी हफ्ते 10 दिन में इनके वेलफेयर के लिए जो है कदम उठाया जाए।
शहीद धनदेव के साथ ये हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में एसएसबी ने 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने, जिसके बाद परिजनों ने धनदेव के पार्थिव शरीर को गाड़ी से नीचे उतारने की हामी भरी। जैसे ही शहीद का शव सेना के वाहन से नीचे उतारा गया तो तूना गांव धनदेव अमर रहे के नारों से गूंज उठा, जिसके बाद धनदेव का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव दाड़ी पहुंचाया गया, जहां धनदेव के पिता, माता, पत्नी, बेटा बेटी, बहू फूट फूट कर रोए। परिजनों को रोता देख ग्रामीण भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। दाड़ी गांव में शहीद धनदेव के घर में उनकी पार्थिव देह के सबको अंतिम दर्शन करवाए गए, जिसके बाद शहीद का दाड़ी गांव स्थित कुनाल्टा शमशान घाट पर शहीद धनदेव का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर उसे अंतिम विदाई दी गई। शहीद धनदेव की पार्थिव देह को उनके बेटे रविंद्र कुमार ने मुखाग्नि दी, जिसके बाद शमशान घाट धनदेव अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद धनदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद धनदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एसएसबी के जवानों ने शमशान घाट पर शहीद की पार्थिव देह को मात्र सलामी दी। एसएसबी के जवानों ने राइफलें होने के बावजूद भी शहीद के सम्मान में कोई भी हवाई फायर नहीं किया, जिसका ग्रामीणों में एसएसबी के खिलाफ आक्रोश दिखा। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। सोलन की एसआईयू टीम ने यातायात चेकिंग के दौरान राजगढ़ रोड पर काली माता मंदिर के पास एक कार में सवार 2 व्यक्तियों से तेंदुए की 2 खालें बरामद की है। ये खालें कार के माध्यम से राजगढ़ से सोलन की ओर लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। सोलन की एसआईयू की टीम ने यातायात चेकिंग के दौरान राजगढ़ रोड पर काली माता मंदिर के पास एक कार में सवार 2 व्यक्तियों से तेंदुए की 2 खालें बरामद करने में सफलता हासिल की है। बरामद तेंदुए की एक खाल की लंबाई 206 सेंटीमीटर जबकि दूसरी की लंबाई 216 सेंटीमीटर है। डीएसपी प्रोबेशन अनिल शर्मा ने बताया कि एसआईयू टीम नौणी औच घाट की तरफ रूटीन गश्त पर थी, जिस दौरान पुलिस ने शामती काली माता मंदिर के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान ओछघाट की तरफ से एक अल्टो कार आई, जिसे रोककर पुलिस ने चालक से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ के दौरान कार में सवार दोनों व्यक्ति कुछ सकपका गए, जिसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई। इसी दौरान कार के अंदर रखे एक कट्टे को चेक किया गया तो उसके अंदर 2 खालें रखी बरामद हुई। एसआईयू टीम ने तुरंत इन खालों को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी एलआर अमित शर्मा के निर्देश अनुसार हमने नाका लगा रखा था। शामती के नजदीक काली माता का मंदिर है, तो ये गाड़ी राजगढ़ की तरफ से करीब रात के 10 बजे आई। तो हमने इसको चेकिंग के लिए रोका था और जब इसके कागजात मांगे, वो इनका पता पूछा तो ये दोनों घबरा गए, जिस पर हमने गाड़ी की चेकिंग की था। इनके पास एक सफेद रंग का प्लास्टिक बैग था, जो उसको चेक करने पर इसमें ये 2 खालें पाई गई। ये लेपर्ड की खालें थी। इस बारे में अभी एक्यूज्ड कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये व्यक्ति खालें कहां से लाए और किसे बेचने जा रहे थे, ये पूछताछ जारी है। के चैनल के लिए सोलन से अजीत कौशल की रिपोर्ट। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से दवाओं को कर मुक्त करने व दाम कम करने की मांग की है। अपनी इसी मांग के साथ अन्य कई मांगों को लेकर एमआर एसोसिएशन ने शुक्रवार को प्रदेश व देश भर में धरना प्रदर्शन किए और जमकर नारेबाजी की। शुक्रवार को देश भर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इसी तर्ज पर मंडी में भी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। एमआर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से दवाओं को कर मुक्त करने व दाम करने की मांग उठाई है। हमारी जो विभिन्न डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स में सबसे पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइपार्टाइट कमेटी बनाई है, उसकी मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाना, दवाओं को कर मुक्त करना, दवाओं के दाम को कम करना और जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कंपनीज़ हैं, उनका रिवाइवल करना। और सबसे बड़ी जो डिमांड हमारी है कि जो दवा प्रतिनिधि हैं, उनके लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग लॉज जो है वो देश में अमल में लाए जाए। इन सभी डिमांड्स को लेकर आज हम पूरे देश और प्रदेश में स्ट्राइक पर हैं, हाल पर हैं और हमारे सभी प्रतिनिधि जो हैं वो आज रिपोर्ट भी अपनी कंपनीज को, डिफरेंट कंपनीज को स्ट्राइक करेंगे। यही हमारी कंपनी से और केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी जो विभिन्न मांगे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए और उनको। हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने मांग की है कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि वह कई वर्षों से अपनी मांगों को उठाते आ रहे हैं और मांगे पूरी न होने तक आगे भी वह अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। सभी मांगों को लेकर पीछे भविष्य मतलब पास में भी और आज भी और आगे भी हम जो है विभिन्न आयोजन करके, रैलीज करके, स्ट्राइक करके सरकार से मांग करते रहे हैं और अगर सरकार नहीं मानी तो इससे आगे भी हम इस अपने जो संघर्ष है इसको और इसमें तेजी लाएंगे और अपने मेंबर्स को एनरोल करके पूरे देश और प्रदेश में भविष्य में भी आंदोलन की रूपरेखा तय करें। लेकर हमें प्रधानमंत्री और जो लॉ मिनिस्टर है हमारे, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, उनको हमारे अखिल भारतीय संगठन के माध्यम से जो है वो ज्ञापन मेमोरेंडम जो है वो दिए जा चुके हैं और आज भी हम उन्हीं डिमांड्स को लेकर। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। विद्यार्थी मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब 3 बार ही दे सकेंगे। सरकार द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में विरोध के स्वर गूंजने लग पड़े हैं। विद्यार्थियों और अध्यापकों का कहना है कि सरकार का यह फैसला सही है, लेकिन इसको लागू करने का समय गलत है। इनका कहना है कि सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अचानक से 3 बार बैठने की बाध्यता थोप दी है। डॉक्टर बनना न सिर्फ देश के लाखों युवाओं का सपना रहता है, बल्कि पेरेंट्स भी बच्चों की सिलेक्शन को लेकर इतने सजग रहते हैं कि घरों से दूर जाकर जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाती, बच्चों को एकेडमीज में भेजकर और लाखों का खर्च करके तैयारी करवाते हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार का अचानक आया फरमान कि अब मेडिकल एंट्रेंस के लिए बच्चे सिर्फ 3 बार ही परीक्षा दे सकते हैं। इस फरमान से देश के लाखों बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और अब सबकी निगाहें सरकार के अगले फरमान पर टिकी है कि किस तरह रियायत इसको लेकर पुराने स्टूडेंट्स को दी जाती है।
हमीरपुर में चाणक्य अकेडमी के निदेशक नवनीत शर्मा का कहना है कि ये फरमान उन बच्चों के लिए घातक निर्णय है जो पिछले 3-4 सालों से तैयारी में लगे हुए हैं और सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठे हैं। अब क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे MBBS और BDS की एंट्री के लिए एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, अब पिछले साल से इसको शुरू किया गया। इस बार इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है कि 3 ही अटेम्प्ट लिमिटेड किए गए हैं बच्चों के लिए, और 19 से मतलब 17 से लेके 25 साल तक की उम्र के बच्चे इसको दे सकते हैं। 3 अटेम्प्ट लिमिट करने से थोड़ा सा ये एक हेस्टी डिसीजन मैं कह सकता हूँ कि ये है, बिकॉज कुछ बच्चे जो ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट कर चुके हैं उन बच्चों को इससे बाहर कर दिया गया। टेक्निकली ये डिसीजन जो है वो सही नहीं है। रीज़न उसका ये है कि कोई भी लीगली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लॉ नहीं होता। वहीं एक्मे स्टडी पॉइंट हमीरपुर के प्राचार्य नवनीत सिसोदिया व सुपर मैग्नेट अकेडमी के अध्यक्ष प्रवेश ठाकुर ने इस फैसले को सही करार दिया है, लेकिन इसको लागू करने के समय को गलत बताया है। उनका कहना है कि सरकार को इसे 1 साल पहले या फिर इस टेस्ट के बाद अगले साल के लिए लागू करना चाहिए था। बस थोड़ा सा ड्रॉबैक जो हमारे हिसाब से हमें लगा वो सिर्फ इतना है कि भाई अगर ये डिसीजन पहले हो जाता तो बच्चों को थोड़ा सा पहले पता लग जाता, और जिन लोगों ने मान लो पहले 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और लास्ट ईयर सपोज करो 3rd अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन कहीं हो गया, BDS वगैरह मिल जाता है, उसको मिल रहा था, तो उसने वो इस उम्मीद में छोड़ दिया कि भाई अगले साल 1 साल और लगा लेता हूँ, 1 साल और तैयारी कर लेते हैं और MBBS शायद मिल जाए। अब उसको इस समय पता लग रहा है मिड सेशन में और कि अब तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ अगले अटेम्प्ट के लिए, तो उन लोगों को थोड़ा सा सेटबैक लगा और उनके लिए नहीं वो नुकसान वाले काम भी रहा कि अब उनको यही नहीं आइडिया है कि अब वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि 3 अटेम्प्ट उनके ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और लास्ट ईयर उनका जो मिलना था वो उन्होंने छोड़ दिया, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी। देखो, सरकार का कोई भी डिसीजन वैसे तो गलत नहीं होता है। CBSE ने या सरकार ने जिसने भी निर्णय लिया है एक अच्छे लेवल पे ये निर्णय लिया हुआ है। वैसे तो ठीक है, 3 बार ही टेस्ट होना चाहिए, 3 बार ही चांस मिलने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मिड सेशन में सरकार इस चीज़ को ला रही है या मिड सेशन में जो CBSE इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है, और वैसे तो ये मिड सेशन भी नहीं है, ये तो लगभग लास्ट ही है सेशन का, इस वक्त पे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था इनको। वहीं बच्चे भी इस फैसले से असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस फैसले को आगामी सेशन से शुरू किया जाना चाहिए था। इनका कहना है कि पूरे साल इसकी तैयारी में वे जुटे थे। अब जब परीक्षा का समय आया है तो सरकार ने अचानक से 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता थोप दी है। इससे देश के लाखों छात्रों की पूरे 1 साल की मेहनत और समय बर्बाद हो गया है। नहीं, वैसे तो देखा जाए एक तरह से गलत डिसीजन है, क्योंकि मिड सेशन, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जो रिजल्ट निकाला था वो भी अभी अक्टूबर इधर तक जो था सेशन चला गया था, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा था हमारे लिए तैयारी के लिए। तो जब उधर से स्टार्ट करो तो फिर उसके बाद थोड़े से टाइम में इन्होंने अलग डिसीजन दे दिया कि आप 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं दे सके, तो ये थोड़ा गलत है। वैसे तो सरकार का हर एक डिसीजन ठीक ही होगा, लेकिन जो नीट का एक पर्टिकुलर डिसीजन है वो आई थिंक थोड़ा इन्होंने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमारे वो सेशन है जिसमें हमारे को अब अपना हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम बचा है पेपर के लिए हमारे को, तो अगर अब वो कहते हैं कि हम पेपर नहीं दे सकते, स्टूडेंट्स पेपर नहीं दे सकते, तो आई थिंक थोड़ा इन्होंने गलत किया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।